नमस्कार दोस्तों IBPS RRB ने अपना डिटेल नोटिफिकेशन वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। उसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि किस बैंक के अंदर किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है, क्या है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा कि किस पोस्ट की क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट है, किस में एक्सपीरियंस मांगा है, प्री और मेंस एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। तो आइए थोड़ा सा हम इसका डिटेल में बात करते हैं कि क्या है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि 7 जून से 27 जून तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। परिधि इसका एक डिटेल में वीडियो लेके आएगी कि आपको कैसे फॉर्म भरना है, उसके अंदर किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके बाद हम चलते हैं कि क्वालिफिकेशन ऑफिस असिस्टेंट और स्किल 1 के अंदर क्या मांगी है। तो क्वालिफिकेशन जो इसके अंदर मांगी है वो है बैचलर्स डिग्री, वो चाहे प्राइवेट में हो या पब्लिक में हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने बैचलर डिग्री डिस्टेंस मोड से करी है या रेगुलर मोड से करी है, आपका चाहे सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, फर्स्ट डिवीजन, इसके अंदर कुछ मायने नहीं रखता है, बस आप ग्रेजुएट होने एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जरूरी हो। इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि लोकल लैंग्वेज के अंदर आपकी प्रोफिशिएंसी होना बहुत जरूरी है। देखो ये पॉइंट ना बहुत क्रिटिकल है और आपको इसको बहुत ध्यान से समझना है। मान लो कोई राजस्थान का बंदा है और उसने गुजरात से फॉर्म भरा है, तो उसको गुजराती आना जरूरी है। गुजराती आने के लिए उसको क्या देखना है, जो IBPS ने अपने नोटिफिकेशन में दिया है, वो लोग क्या देखेंगे कि या तो आपने 8th क्लास तक गुजराती पढ़ी हो या उसके बाद आपने गुजराती पढ़ी हो अपने स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर। अगर ये आपके पास नहीं है तो आपके पास फिर ऐसा सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए जिसको 8th क्लास तक या उसके बाद के लिए मान्यता प्राप्त हो उस लैंग्वेज के अंदर। अगर ये भी आपके पास नहीं है तो IBPS आपको एक मौका देता है कि जॉब के बाद आपके पास 6 महीने का टाइम रहता है, तो उसके अंदर एक LPT होता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट करके, वो आपको पास करना होता है। तो ये चीज आप दिमाग में रखें कि अगर आप किसी दूसरे स्टेट से अप्लाई करते हैं तो इसको लेके भी थोड़ा अपने आप को खुद को प्रिपेयर रखें। हालांकि जहां तक मेरे जो मिलने वाले काफी लोग RRB में हैं और जिन्होंने दूसरी स्टेट से पेपर दिया है, कई राजस्थान के लोग गुजरात से, महाराष्ट्र से पेपर देते हैं, तो उन लोगों ने बताया कि इतना ज्यादा टफ ये होता नहीं है, आप अमूमन इसको आसानी से क्लियर कर सकते हो थोड़ा बहुत पढ़ के। LPT एग्जाम जो RRB का होता है। इसके बाद अगर हम चलें तो इसके जो एज लिमिट जो है, तो ऑफिस असिस्टेंट की जो एज लिमिट है वो इन्होंने लिखी है बिटवीन 18 से लेके 28 ईयर्स, और ऑफिसर स्केल 1 की लिखी है कि अबव 18 और बिलो 30। अब इसके अंदर जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह है वो आप थोड़ा डिटेल में नोटिफिकेशन में जाके देख सकते हैं। अगर थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में या हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे या टेलीग्राम पे भी हमसे पूछ सकते हैं, वो हम बता देंगे। बाकी जो इन्होंने बेसिक एज लिमिट लिखी है ऑफिस असिस्टेंट की, मैंने बताया बिटवीन 18 से लेके 28, और ऑफिसर स्केल 1 की लिखी है अबव 18 से लेके बिलो 30। इसके बाद हम थोड़ी बात करते हैं इसकी स्केल 2। स्केल 2 के अंदर जो इनकी एज लिमिट है वो है अबव 21 और बिलो 30, और स्केल 3 के अंदर जो इनकी एज लिमिट है अबव 21 और बिलो 40। अब अपन चलते हैं स्केल 2 और 3 पे। तो स्केल 2 और 3 पे आपको ये देखना है कि इनका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगा है वो है कि बैचलर्स के अंदर आपके पास 50% होना जरूरी है, और स्केल 2 के अंदर आपके पास 2 साल का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसा आपने किसी प्राइवेट बैंक में भी अगर काम किया है, किसी HDFC बैंक में 2 साल, तो आप पूरे तरीके से इसके अंदर क्वालिफाई हैं अगर आपने 2 साल तक किया है स्केल 2 में। और स्केल 3 के अंदर आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, और बैचलर्स डिग्री के अंदर वही 50% मार्क्स आपके होना जरूरी है। तो ये इनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया स्केल 2 और 3 का। इसके बाद अगर हम चलें तो एज रिलैक्सेशन भी इसके अंदर है। जैसे अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, SC ST OBC से हैं, या आप EWS, जो भी अलग अलग जो होते हैं, उनके अंदर अगर आप जनरल कैटेगरी से नहीं है तो एज रिलैक्सेशन भी इसके अंदर है, वो आप थोड़ा नोटिफिकेशन में जाके डिटेल में देख सकते हैं। इसके बाद अगर अपन फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी की फीस है 850 रुपए, और अदर कैटेगरी के लिए इसके अंदर 175 रुपए फीस है। तो ये फीस को लेके अपनी इस नोटिफिकेशन के अंदर जो बताया वो बात हो गई। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो सबसे पहले चलते हैं ऑफिसर स्केल 1 और असिस्टेंट, इन दोनों का एग्जाम पैटर्न सेम है। तो प्री के अंदर इसमें क्या आता है वो हम देखते हैं। तो प्री के अंदर इसमें आता है रीजनिंग, उसके 40 क्वेश्चन आते हैं और 40 मार्क्स के आते हैं। उसके बाद आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी, उसके भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के आते हैं। टोटल 80 क्वेश्चन प्री के अंदर आते हैं और 80 मार्क्स आपके प्री में होते हैं। इसके अंदर सेक्शनल कट ऑफ जाती है, लेकिन इसके अंदर जो सेक्शनल टाइम अलग अलग जो आजकल जैसे IBPS PO वगैरह में होता है वो इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। मेंस के अंदर भी ऐसा ही है। इसके अंदर मेंस में ही होता है, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के, उसके बाद कंप्यूटर के आते हैं 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के,
उसके बाद जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश/हिंदी करके IBPS ने लिखा है, यानी अगर आप पेपर हिंदी का देना चाहते हैं लैंग्वेज में तो आप हिंदी का भी दे सकते हैं और इंग्लिश का देना चाहते हैं तो इंग्लिश का भी दे सकते हैं। इसका हम एक थोड़ा सा डिटेल वीडियो लेके आएंगे, जो हिंदी वाले स्टूडेंट है उनके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने आप में ये है। तो इसके अंदर भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के आते हैं और न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है उसके भी 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आते हैं। तो टोटल 200 क्वेश्चन मेंस में आते हैं 200 मार्क्स के। इसके अंदर भी कोई इंडिविजुअल सब्जेक्ट की टाइमिंग नहीं होती है, सेक्शनल कट ऑफ इसकी जरूर जाती है, जो पेपर के बाद IBPS अपने आप डिसाइड करता है। तो ये प्री और मेंस जो है, इसमें ये याद रखना है आपको कि ऑफिस असिस्टेंट और स्केल 1 दोनों का प्री और मेंस का जो पेपर पैटर्न है वो सेम ही रहता है। कंपोजिट टाइम 2 घंटे का मिलता है मेंस के अंदर आपको। ये कंपोजिट टाइम वर्ड में यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर सेक्शनल टाइमिंग आपको नहीं मिलती है। आपको ये जब इसका जो लोग भी टेस्ट सीरीज वगैरह देते हैं तो उनको ये चीज ध्यान रखनी है कि हमें GA में कितना टाइम देना है, रीजनिंग में कितना टाइम देना है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि GA में आपने 40 मिनट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो थोड़ा सा इन चीजों का आप ध्यान रखें जब नोटिफिकेशन देखें। अगर हम स्केल 2 और स्केल 3 के पेपर पैटर्न की बात करें तो उसके अंदर सारे सब्जेक्ट सेम होते हैं, प्री उसके अंदर नहीं होता है। मेंस के सारे सब्जेक्ट सेम होते हैं, केवल उसके अंदर फर्क ये होता है कि जनरल अवेयरनेस की जगह IBPS ने शब्द काम में लिया है फाइनेंशियल अवेयरनेस स्केल 2 और 3 के अंदर। बाकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और जो आपका टाइमिंग होता है कंपोजिट, वो लगभग सब कुछ सेम रहता है। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होती है सारे पेपर्स के अंदर, चाहे प्री हो, मेंस हो, ऑफिस असिस्टेंट, स्केल 1, स्केल 2, जो भी इसके अंदर होते हैं नेगेटिव मार्किंग 1/4 मार्क्स आपका नेगेटिव मार्क्स होते हैं। इसके अलावा स्पेशलिस्ट ऑफिसर की भी कुछ पोस्टें होती है, जैसे IT ऑफिसर, CA, लीगल, ट्रेजरी, मार्केट, एग्रीकल्चर। ये एक्सपीरियंस बेस पे होती है और इनका पेपर पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होता है, वो आप नोटिफिकेशन में जाके देख सकते हैं। और अगर हम बात करें तो एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि क्लरिकल के अंदर आपको इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा। जो भी मार्क्स हैं आपके रिटन बेस पे जो भी कंपटीशन होगा उसी को फाइट करके अगर आप निकल जाते हैं तो आप इंटरव्यू से बच सकते हैं। और जो स्केल 1, 2, 3 की पोस्ट होती है उनमें आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि MP के अंदर असिस्टेंट की वैकेंसी सबसे ज्यादा है, और अगर हम स्केल 1 की बात करें तो MP और कर्नाटका में काफ़ी वैकेंसीज आई है। तो जो दूसरी स्टेट के लोग हैं, अगर वो ये सोच रहे हैं कि हम कौन सी स्टेट से भरें, तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि उनके पास MP के अंदर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। खास करके जो उत्तर भारत के जो लोग हैं उनके लिए MP में काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट से भी बच सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये भी होता है कि जिस स्टेट में वैकेंसी ज़्यादा आई है वहाँ ज़्यादा लोग भर देंगे तो वहाँ पे अपने आप ही कॉम्पिटिशन ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है फॉर्म भरने से पहले कि किस स्टेट से अपने को अप्लाई करना है। एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया था वीडियो की स्टार्टिंग के अंदर कि जो क्वालिफिकेशन मांगा इसके अंदर ग्रेजुएशन असिस्टेंट के अंदर और स्केल 1 में, इसका 27 जून तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। मान लो किसी ने आज उसके पेपर खत्म हुए या जब भी उसके पेपर खत्म होंगे, जून तक होंगे या किसी के मई एंड तक होंगे, तो 27 जून 2022 IBPS ने डेट लिखी है, तब तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर तब तक आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप एलिजिबल हैं। अगर किसी का 27 छोड़ के 28 को भी रिजल्ट आता है तो फिर आप एलिजिबल नहीं है इसके एग्जाम के अंदर क्वालिफाई करने। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं तो हमारी चैनल पे कमेंट करें और हमारी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।